नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लास में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आपके लिए जो है बजट की आज क्लास में लेकर आया हूं और ये बजट की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें बजट से रिलेटेड एक-एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। आप बजट में आपके लिए क्या आया है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किन-किन सेक्टर्स पे बजट को जो है ज़्यादा फोकस किया गया है और साथ ही अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बजट आपके लिए ज़रूरी है। और अगर क्योंकि इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं और सपोज दैट आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एक आम पब्लिक हैं, तब भी बजट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। क्योंकि बजट आपका बजट है, आपके देश का बजट है और ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बजट में आपके लिए क्या है, क्या ख़ास है आपके लिए बजट में। इन सभी बातों को बहुत ध्यान से समझना बेहद ज़रूरी है एक्चुअल में, ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं और आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको इस क्लास से संबंधित सारे अपडेट्स मिल सकें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। चैनल का जो क्लास का नाम है इग्नोफेयर, इसी नाम से आप केवल सर्च कर लें, ठीक है? इसी नाम से आप टेलीग्राम पे सर्च कर लें और अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए, इस बार की अगर मैं बात करता हूं बजट की, तो कुछ चीजें हैं जिन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर पे, एमएसएमई की एक नई परिभाषा भी दी गई है, उस पे भी आपसे बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट पे और साथ ही एक्सपोर्ट सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। आप देखिए, द फ्यूल रिफॉर्म्स, गाइडिंग स्पिरिट, इंक्लूसिविटी, मतलब सबको क्या किया गया है, ज्यादातर इंक्लूसिव करने के लिए, सबको समावेश करने की कोशिश की गई है इस बजट में। एक समावेशी बजट के तौर पे इसको जो है पेश किया गया है। और डेस्टिनेशन क्या है इसकी? विकसित भारत एज 2047। जो 2047 तक विकसित भारत का हमारा टारगेट है, हमारा कॉन्सेप्ट है, उसी को आगे देखते हुए इस बजट को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आइए हम देखते हैं भाई क्या क्या है आपके लिए इस बजट में। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आपका ये बजट है इस बार कितने का है भाई? 50,65,345 करोड़, यानी 50.65 लाख करोड़ का बजट है, जो कि पिछली बार के जो 47.17 लाख करोड़ का बजट था उससे 7.4% ज्यादा है। तो सबसे पहले आप एग्जाम के लिए पॉइंट पकड़ के रख लीजिए कि पिछली बार का जो बजट था वो कितना था? 47.17 लाख करोड़। इस बार का बजट कितना है आपका? 50.65 लाख करोड़। ठीक है, तो ये भी एक आपके लिए जो पॉइंट है, जो आपको आपने अपने साथ आराम से रखना है, संभाल के रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, इस पॉइंट को संभाल के रखना है आपको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपसे कि ये फोकस के अलावा जो सरकार का फोकस रहा है, सबसे ज्यादा सरकार का फोकस कहाँ रहा है? देखो, ये तीन चार लाइंस आप याद रखो, तीन चार शब्द याद रखो। क्या? गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी। इन पे पूरा जो है फोकस किया गया है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मतलब गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और इस बार तो अमीरों को भी के लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। आपसे पूरी बहुत डिटेल में बात की जाएगी। युवाओं के लिए खासकर देखिए, टैक्स रिजीम इतना अच्छा आया है कि वो अभी डिस्कस करेंगे, इसके लिए अलग से मैंने क्लास भी बना रखी है। अन्नदाता यानी किसानों के लिए भी सॉलिड योजनाएं हैं। नारी यानी महिलाओं के लिए, भाई जिन्होंने बजट पेश किया वो भी एक नारी है। महिलाओं के लिए जो है बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स इसमें है हर जगह से। इवन मतलब मैं जेंडर बजट की भी आपके सामने आज बात करूंगा, क्योंकि नॉर्मली जब लोग बजट पढ़ाते हैं तो जेंडर बजट को गायब कर देते हैं। मैं जेंडर बजट पे भी आपसे बात करूंगा, ठीक है? अब देखिए, खासकर इसमें कोशिश की गई है कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ ज्यादा हो और जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है वो प्रमोट हो। और इसके लिए क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए क्या किया गया है, इस योजना का नाम याद कर लीजिए, पीएम धन धान्य कृषि योजना। ठीक है, पीएम धन धान्य कृषि योजना चलाई गई है। डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो लगभग में 100 जिलों को कवर करेगा, टू हेल्प 1.7 करोड़ फार्मर। ठीक है, अब आखिरकार जो ये योजना है, तो ये योजना तो चलो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आएगी। तो टोटल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को कितना एलोकेट किया गया है फंड, इस पे भी हम आपके सामने बात करेंगे। आप बस ध्यान से क्लास से बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज, बहुत कुछ। ठीक है, तो आप बस क्लास से बने रहिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो टोटल इसको 1.37 लाख करोड़ एलोकेट हुए हैं। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की बात कर रहा हूं, उसको टोटल 1.37 लाख करोड़ एलोकेशन हुआ है। लेकिन इसी 1.37 लाख करोड़ में से
क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत जो दो डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है, एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इसको जो है 1.27 लाख करोड़ दिया गया है। मतलब इसी 1.37 लाख करोड़ में से 1.27 लाख करोड़ किसको दिया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये डिपार्टमेंट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और जो दूसरा डिपार्टमेंट है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसको 10,466 करोड़ का फंड अलॉट किया गया है। टोटल कितना हो गया? 1.37 लाख करोड़। मतलब 1.37 लाख करोड़ में से 1.27 lakh crore has been allocated to Department of Agriculture and Farmer Welfare, and another 10,460 crore 66 crore has been allocated to Department of Agriculture Research and Education। ठीक है, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रिसर्च एंड एजुकेशन को, रिसर्च और डेवलपमेंट को ज्यादा बढ़ावा मिल सके। और साथ ही ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत स्कीम आएगी, द एलोकेशन फॉर पीएम किसान। क्योंकि जो किसानों को सपोर्ट करने के लिए सरकार की तरफ से जो 3 मासिक किस्तों में सहायता दी जाती है, उस पीएम किसान स्कीम के तहत, ठीक है, क्या किया गया है? 63,500 करोड़ रखा गया है, जो पिछली बार का जो बजट एस्टीमेट था 60,000 करोड़, उससे ज्यादा है। ठीक है, ठीक, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट के बराबर है, क्योंकि जो बजट एस्टीमेट पिछली बार रखा गया था पीएम किसान के अंतर्गत तो 60,000 करोड़ था, बाद में रिवाइज एस्टीमेट आए थे, दैट वाज 63,500 करोड़, और उसी रिवाइज एस्टीमेट के बराबर इसको रखा गया है 63,500 करोड़, जो इसको एलोकेट किया गया है। ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आप चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे पीसीएस का, आप इस तरह से किसको कितना, किस डिपार्टमेंट को, किस मिनिस्ट्री को फंड एलोकेट किया गया है, इसको पूछ लेता है आपसे। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ चीजें हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बात करता हूं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अगर बात करूं, आप सभी जानते हैं, परिचित हैं बीमा योजना में, यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ लीजिएगा, बहुत बार पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? इसमें कट लगाया गया है। ठीक, 14,600 करोड़ इन बजट एस्टीमेट में इसको बोला गया था, बट ठीक है, and rupees 15,864 crore in revised estimate for the financial year 24-25, और इसको कितना कर दिया गया है? 12,242 करोड़। मतलब जो पिछली बार का बजट एस्टीमेट था और जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था, दोनों से कट करके इसको 12,242 करोड़ किया गया है। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चैलेंजेस आएंगी, क्योंकि इसका फंड कम किया गया है। अब सपोज दैट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे दे कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, उसके फंड को बढ़ाया गया है, तो आप क्या करेंगे? ठीक, तो आपको जब ये चीज पता होगी कि बढ़ाया नहीं गया, इसमें कट लगाया गया है, तब आपको चीजें समझ में आएंगी और उसी हिसाब से आप आगे काम कर पाएंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, देखो इसी अभी हम चूंकि बात किसकी कर रहे हैं, हम रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं, तो इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, कमेंट में बताइए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम किस बैंक के द्वारा फंडेड है। मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, आप बताइए किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब आई थी और किस बैंक के द्वारा फंडेड है, इसको जरूर बताइए आप। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत क्या किया जाएगा, इसकी जो लिमिट है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, और 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन, डेयरी फार्मर्स इन सबसे लाभान्वित होंगे, बेनिफिट पाएंगे। ठीक है, कुल मिला के ये है केसीसी के तहत जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी जाएगी। ठीक, और साथ ही एक नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड जो है लाया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसे टारगेटेड सीड्स का डेवलपमेंट किया जाएगा जिनकी हाई यील्डिंग हो, ठीक है, जिनमें पेस्ट रेजिस्टेंस हो और जो क्लाइमेट रेजिलेंस हो, ऐसे सीड्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी अच्छे से बढ़ सके और जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ज्यादा बेनिफिट हो सके, उनकी इनकम बढ़ सके, इसके लिए ये सारे काम किए जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। देखो 5 साल का एक मिशन चलाया जाएगा, और इस 5 साल में जो कॉटन सेक्टर है, उस कॉटन सेक्टर्स में क्या किया जाएगा, इंप्रूवमेंट किया जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी को सुधारा जाएगा। इसके लिए प्रयास सरकार के द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, और देखो ध्यान देना, ये जो मखाना बोर्ड है, इसकी काफी चर्चा है इस वक्त कि मखाना बोर्ड इन बिहार, तो बिहार में जो मखाना बोर्ड बनाया गया है,
देखो बिहार ऑलरेडी अगर हम बात करें तो भारत में 90% मखाना का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि इधर उसके प्रोडक्शन में कई कमियां नजर आई हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन में उसके सहयोग में कई कमियां नजर आई हैं। इसीलिए सरकार ने डिसाइड किया है कि एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में, और वो देखेगा कि उसके जो प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में और मार्केटिंग में, इन सभी को उसको एफपीओ तक पहुंचाने में पूरी की पूरी मदद करेगा, ठीक है। उम्मीद है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया कि ऐसी क्या किया जाएगा, हाई यील्डिंग सीड्स डेवलप किए जाएंगे। इन द सेम कंडीशन आत्मनिर्भर पल्सेज, मतलब पल्सेज में आत्मनिर्भर बनने के लिए तूर दाल, तूर बहुत लोग ना जानते होंगे, तूर मतलब जो अरहर की दाल होती है उसी को तूर दाल कहते हैं। तो तूर दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, इन सभी के लिए लगभग 6 साल का एक ऐसा मिशन चलाया जाएगा जिसमें डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स, मतलब बेसिकली जो क्लाइमेट रेजिलेंट सीड्स हैं, जो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अनुकूल हो, हाई प्रोडक्टिविटी देते हो, मतलब हाई यील्डिंग हो, ठीक है, और रिच प्रोटीन कंटेंट हो, ऐसे जो है बेसिकली सीड्स का डेवलपमेंट किया जाएगा, जिससे और साथ में पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, मैनेजमेंट किया जाएगा, और रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फार्मर को देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ये 6 साल के मिशन में किया जाएगा, जिससे खेती में प्रोडक्टिविटी बढ़े, किसानों की आय ज्यादा बढ़े, इन सभी चीजों को। इसीलिए शायद इस स्कीम का जो मैंने नाम रखा कि यूथ अन्नदाता नारी, ठीक है, जो नाम रखा है गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो जो फोकस टारगेट रहा है तो वो यही रहा है, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। और बाकी जो है सरकार जैसे रूरल सेक्टर को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है क्या करेगी, वहां पर एक कम्युनिटी हब, हर इंस्टीट्यूशन, बाकी आप जानते हैं कि ये सारी चीजें सरकार गांवों तक बड़े आराम से पहुंचा चुकी है, चाहे वो डीबीटी हो, चाहे कैश आउट ऑफ हो, चाहे जो है ईएमआई पिकअप सुविधा हो, चाहे क्रेडिट सर्विसेज माइक्रो इंटरप्राइजेज की हो, इंश्योरेंस, इन सभी को डिजिटल सर्विसेज भी गांव तक पहुंचा चुकी है काफी हद तक, और जो बचा है उसके लिए सरकार और आगे प्रयासरत रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए ये आप ध्यान से थोड़ा समझिए चीज को, अभी भी वही है, उस हम लोग वही है कि गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी, ठीक है। लेकिन एमएसएमई को और मेक इन इंडिया को आप जानते हैं कि अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो उसको मेक इन इंडिया से अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों एक दूसरे से अलग करके नहीं रह सकते हैं, ठीक, जय वीरू की तरह। तो इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से, कि अगर हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है तो हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देके ही हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मतलब हमें अगर सेल्फ रिलायंसी अचीव करनी है तो दैट विल बी अचीव अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज, जो माइक्रो इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड सुविधा दी जाएगी, कितनी, 5 लाख की लिमिट तक, जिससे कि खासकर अगर वो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है, इन द फर्स्ट ईयर। और फिर ऐसे 10 लाख कार्ड इशू किए जाएंगे जिनको 5 लाख की क्रेडिट लिमिट के साथ हो, किसको, माइक्रो। अभी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो माइक्रो इंटरप्राइजेज इनकी डेफिनेशन में क्या चेंज आया है, इन सभी को हम बात करेंगे। और साथ ही जो फर्स्ट टाइम इंटरप्राइजेज हैं उनको भी 5 लाख का फर्स्ट टाइम जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मतलब 5 लाख की किया जाएगा, सहायता दिया जाएगा। जैसे उसमें खासकर जो महिलाएं हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको फोकस में रखा जाएगा, ठीक है, उनको फोकस में रखा जाएगा। और जिससे लगभग में ऐसे देखा जाए तो इस तरह 5-5 लाख करके लगभग में टारगेट रहेगा कि 2 करोड़ का जो है लोन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं नारी की, नारी के सम्मान की, तो भारत जो है एक अलग से जेंडर बजट स्टेटमेंट जारी करता है बजट के साथ, ठीक है। जेंडर बजट स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं है जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भारत में एक सेपरेट जेंडर बजट इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। जेंडर बजट स्टेटमेंट का मतलब है कि जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, मतलब बजट ही बात करिए आप, जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उन बजट में कौन कौन से प्रावधान जेंडर के हिसाब से हैं, जेंडर के मतलब जो है उसको प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हैं, जैसे महिलाओं को, लड़कियों को, इसके लिए एक अलग से स्टेटमेंट बजट के साथ जारी किया जाता है, ठीक है। जो उसमें जो जो स्टेटमेंट होता है जेंडर बजट स्टेटमेंट, वो एक्चुअल में उसी बजट का पार्ट होता है, लेकिन महिलाओं और लड़कियों के लिए जो योजनाएं, मतलब वीमेन एंड गर्ल्स के लिए जो योजनाएं, जो स्कीम्स का एलोकेशन होता है उस बजट में, उसको खासकर जेंडर स्पेसिफिक चीजों को इसमें रख दिया जाता है कि भैया ये चीज देखो हमने
किया है। इससे क्या होता है, इससे गवर्नमेंट की एक अकाउंटेबिलिटी जो है सुनिश्चित होती है। ठीक है, एक अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है महिलाओं के प्रति, और जो है अपनी जिम्मेदारी का जो है गवर्नमेंट को एहसास रहता है, और एक अकाउंटेबिलिटी इस चीज के लिए सुनिश्चित होती है कि हमने बजट में महिलाओं के लिए ये चीजें की हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आइए हम आगे बात करते हैं और देखते हैं इसमें कि आखिरकार क्या क्या किया गया है, खासकर जेंडर बजट में। अगर मैं आपसे जेंडर बजट की बात करता हूं, तो फाइनेंस, जैसे आप जानते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को कब प्रस्तुत किया, 1 फरवरी को, और इन्होंने क्या कहा, नारी यानी कि विमेन वर वन ऑफ 4 फोकस ग्रुप्स ऑफ द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट के 4 फोकस ग्रुप में रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऊपर पढ़ा है ये। ठीक है, पहले अब देखो, अगर मैं जेंडर बजटिंग की बात करता हूं, तो फाइनेंशियल ईयर 2005-6 से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रिलीजिंग अ जेंडर बजट स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं, हम जीबीएस कह सकते हैं, एलॉन्ग विद द यूनियन बजट। मतलब यूनियन बजट के साथ में ये जेंडर बजट स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जारी करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेपरेट से जेंडर बजट जारी करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कब से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कई बार पूछा भी गया है जेंडर बजट से, कि गवर्नमेंट यूनियन बजट के साथ जेंडर बजट स्टेटमेंट 2007-8 से जारी करती है, या 2000 से जारी करती है, या 2010 से जारी करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब से जारी करती है। इसको आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जीबीएस मतलब यानी जेंडर बजट स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स स्कीम्स अक्रॉस यूनियन मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स विद फुल और पार्ट एलोकेशन ऑफ द वीमेन एंड गर्ल्स। देखो, कई कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जो पूरी तरह से वीमेन एंड गर्ल्स के लिए होती हैं, कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जिसमें परसेंटेज होता है कि भाई इतने परसेंटेज तक ये स्कीम जो है विमेन एंड गर्ल्स के लिए रिजर्व है, तो उसको भी जेंडर बजटिंग में जगह दी जाती है। ठीक, अब देखो, इसमें जैसे एग्जांपल के लिए मनरेगा है, अभी समझ में आ जाएगा जो मैंने आपको कहा। मनरेगा में गारंटी दी गई है कि एट लीस्ट अ थर्ड ऑफ इट्स एलोकेशन टू द वुमेन। ठीक है, मनरेगा में जो फंड जाएगा उसमें एटलीस्ट 1/3 भाग महिलाओं के लिए। ठीक है, अब इस बार की अगर बात करें तो जेंडर बजट में रिपोर्ट क्या बताई है, रिपोर्ट बता रही है कि 47% ऑफ टोटल मनरेगा बजट फॉर वुमेन दिस फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर में मनरेगा का टोटल 47% बजट सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक, जेंडर बजट पे मैं एक अलग से भी क्लास आपके लिए लाऊंगा, जिसमें पूरा जेंडर बजट से रिलेटेड सारी चीजों को बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, आपको बताऊंगा। ठीक, तो बेसिकली जो जेंडर बजट स्टेटमेंट है वो बताती है कि टोटल 4.49 लाख करोड़ का इस बार का जेंडर बजट है। ठीक है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक जो बजट रहा है वो कितना रहा है, 4.49 लाख करोड़ का, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें से अगर मैं बात करूं तो 37% पिछले साल से इंक्रीज किया गया है, मतलब ये जो 4.949 लाख करोड़ है पिछले साल की अपेक्षा 37 करोड़ बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, अब मान लेते हैं जेंडर बजट की बात की जाए कि गवर्नमेंट ने जेंडर बजट में इस बार 37% की कमी की है, 10% की कमी की है, 5% कमी की है, चलो कोई परसेंटेज छोड़ दो, सिर्फ कमी की है, तो आपको पता होना चाहिए कि 37% का इंक्रीजमेंट किया है। ठीक, और अब देखो इसी तरह की स्कीम महिलाओं के लिए, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, इसमें क्या किया गया, 100% एलोकेशन आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वुमेन। मतलब जो बेसिकली घर हैं जिनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जोड़ा गया है, उसमें वो 100% एलोकेशन महिलाओं, मतलब वो घर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम होना चाहिए, महिलाओं के नाम होना चाहिए, विमेन के नाम होना चाहिए। ठीक है, सजेस्टिंग दैट ऑल हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन द नेम ऑफ वुमेन। इससे क्या होता है, विमेन सिक्योरिटी जो है इंश्योर होती है, क्योंकि जैसे नॉर्मली जो है विमेन भाई शादी करके दूसरे के घर जाती हैं, वहां पर कोई अगर उनके नाम घर है तो कोई कभी उनसे ये नहीं कह सकता कि ये घर तुम्हारा नहीं है, उनको भी फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी का एहसास रहेगा कि भाई ये घर हमारा है। ठीक है, इसी तरह से गवर्नमेंट ने कई बार ऐसी स्कीम्स चलाई हैं कि भाई जैसे हम लोगों के यहाँ, अगर यहाँ लखनऊ में बात करूँ तो जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी से घर अलॉट होते हैं, तो उसमें भी गवर्नमेंट ने पहले प्रावधान कर रखा था कि अगर आप अपने साथ अपनी वाइफ को भी जोड़ते हैं तो क्या होगा कि यहाँ जो है आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने अगर आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसमें भी गवर्नमेंट ने ऐसा कर रखा है कि हम अगर महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होती है तो 10 लाख तक जो है स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलती है, 10% तक, सॉरी 1% तक। ठीक है, कि 10 लाख तक के अमाउंट पर 1% का, ये अप्रोक्सीमेट आप समझ लीजिए 10,000 की छूट मिलती है, जिससे कि लोग
क्या करें, जो है इसी लालच में कम से कम जो है महिलाओं को अपनी प्रॉपर्टी में जगह दें। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यूनियन बजट ने, मैंने हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि आखिरकार विमेन के लिए क्या कहता है। अब हम देखते हैं कि सेल्फ रिलायंस अंडर मेक इन इंडिया, कि आखिरकार मेक इन इंडिया के अंतर्गत जो है क्या कौन कौन सी स्कीम्स पर फोकस किया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए, मेक इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 2014। जनरली आप लोग भूल जाते हैं, ज्यादा समय हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, उसका एम क्या था, टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एनहेंस स्किल डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टू बिल्ड बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत को एक बेस्ट क्लास का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ये उसका उद्देश्य है। ठीक, अब अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात करूं जो अभी 31 जनवरी को पेश किया गया है, बजट पेश होने के एक दिन पहले। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे मैंने भी नहीं पढ़ाया है, मैं कोशिश करूंगा कल शाम को मैं एक क्लास लगा के और इसके बाद में इकोनॉमिक सर्वे आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें बताया गया है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट विल ग्रो एट द रेट ऑफ 6.2%, मतलब ये एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 6.2%, किसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक, और फिर इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मेक इन इंडिया को जो है प्रमोट करने के लिए क्या किया गया है, एक मिशन चलाया गया है इस बार, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, और साथ ही एक बहुत बड़ा काम किया गया है, ध्यान दीजिएगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है किस पे, जैसे कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट हो गया, स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी हो गया, जिंक हो गया, और 12 मोर क्रिटिकल मिनरल्स। इससे क्या होगा, जो बैटरी आधारित गाड़ियां हैं, जो ईवी हैं, वो प्रमोट होंगे ईवी के सेक्टर में भी बहुत, क्योंकि सरकार पूरी तरह से ईवी पर धीरे धीरे फोकस कर रही है। तो इसीलिए उसने क्या किया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी है इन सभी, सिर्फ इन्हीं चीजों पे नहीं, और भी बहुत सारी चीजों पे कस्टम ड्यूटी हटाई है, अभी हम बात करेंगे। अब देखो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, जो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है, इसका क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, द मिशन विल प्रोवाइड पॉलिसी सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट इन स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। स्मॉल मीडियम और लार्ज इंडस्ट्रीज जो है उन सभी को पॉलिसी सपोर्ट और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगी। बट यही नहीं, दी नेशनल मिशन, मैन्युफैक्चरिंग मिशन का जो उद्देश्य है उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, कि आखिरकार ये क्या क्या करने वाला है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन। मैन्युफैक्चरिंग मिशन विद द मैंडेट टू फोकस, क्या करेगा, ये ईज ऑफ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने में हेल्प करेगा। ठीक है, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स फॉर जॉब इन डिमांड्स जॉब, भाई जो जॉब्स की डिमांड आती है उनके हिसाब से हमारे पास स्किल्स नहीं है, हमारे पास स्किल्ड वर्कर नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको एक क्लास में पढ़ाया था कि जो है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अभी हाल ही में न्यूयॉर्क गए थे तो वहां पर टेक सीईओ से मिले, और उसमें जो एमआईटी के, मतलब एमआईटी भी शामिल थी। ठीक है, तो एमआईटी भी शामिल थी, तो ऑब्वियस सी बात है किस लिए थी, कि जिससे वो हमारे यहाँ शामिल होके और इसके बाद जो टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, वो दे सके, जिससे कि हमारे पास खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एआई सेक्टर में, ठीक है, एआई सेक्टर में जो है अच्छे से एक जॉब क्रिएट हो सके, एक स्किल लेबर हमारे पास हो सके। तो फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को तैयार करने में भी ये हेल्प करेगी। ठीक है, और एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगी, टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करेगी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सुनिश्चित करेगी, और साथ ही एक क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट, ये सब इसके उद्देश्य होंगे, किसके, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर कुछ और सेक्टर्स पे बात करते हैं हम, ठीक है, जैसे लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं, ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे सरकार का जो टारगेट है, खासकर देखिए फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स में, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देने का, और लगभग में 4 लाख करोड़ का टर्नओवर का, और साथ ही 1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ एक्सपोर्ट करने का, ये टारगेट रखा है सरकार ने, किसका, फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर में। ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टॉय सेक्टर में भी सरकार ने जो है ऐसे क्लस्टर्स डेवलप करने के लिए, साथ में उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है, जिससे कि उनका एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार हो सके, इन सभी के लिए जो है सरकार के द्वारा जो है फोकस किया जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। आप देखिए, हम अभी चूंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ही बात करें, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बात करें और हम एमएसएमई की बात ना करें तो फिर बेकार है। ठीक, तो हम एमएसएमई सेक्टर पे बहुत फोकस करते हुए इस चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ से आपके सवाल भी बनते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से सवाल बनते हैं। सबसे पहली बात,
सिग्निफिकेंट एनहेंसमेंट ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद गारंटी कवर। एक गारंटी कवर जो था एमएसएमई को दिया जाता था, ठीक है, उसके तहत क्या किया गया है, जो 5 लाख का, ठीक है, जो सॉरी 5 करोड़ का जो क्रेडिट गारंटी दी जाती थी उसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दी गई है। अब 10 करोड़ की सरकार की तरफ से 10 करोड़ तक के लोन की गारंटी जो है दी जाएगी एमएसएमई। ठीक, जो स्टार्टअप्स हैं उनको 10 करोड़ की गारंटी दी जाती थी। अब स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को और बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया है, 20 करोड़ की गारंटी कर दी है, क्रेडिट गारंटी। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा रिवाइज किया कि एमएसएमई बूस्ट। और साथ ही क्या किया जानते हो, जबरदस्त एमएसएमई की पूरी डेफिनेशन में ही चेंज कर दिया है। ध्यान से देखो, जो पहले माइक्रो, जैसे एमएसएमई, ध्यान से समझिएगा, जो पहले माइक्रो माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, माइक्रो एंटरप्राइजेज जो इन्वेस्टमेंट उनका 1 करोड़ का था, ठीक है, और टर्नओवर 5 करोड़ का था। अब इसको क्या किया गया है, इस इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर को 10 करोड़ कर दिया गया है। मतलब समझ रहे हैं, अभी तक क्या था कि जिन इंटरप्राइजेज का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ और टर्नओवर 5 करोड़ था, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में आते थे। अब क्या होगा, अब उन्हीं का क्या होगा कि जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है और टर्नओवर 10 करोड़ है, वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में आएंगे। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्मॉल इंटरप्राइजेज की बात करें तो इनका जो इन्वेस्टमेंट था 10 करोड़ था, उसको रिवाइज करके 25 करोड़ कर दिया गया है और टर्नओवर 50 करोड़ से 100 करोड़। मतलब ऐसे इंटरप्राइजेज जिनका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ तक है, वो अब स्मॉल इंटरप्राइजेज में आएंगे। ठीक, जब हम मीडियम इंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो पहले था इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। अब क्या होगा, ऐसे इंटरप्राइजेज जिनका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक और जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ तक होगा, तो वो मीडियम इंटरप्राइजेज में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये एमएसएमई की डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई, समझाई। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। ये खासकर एमएसएमई को जो एक क्रेडिट में चेंज किया गया है, क्रेडिट गारंटी कवर में चेंज किया गया है और एमएसएमई की डेफिनेशन में जो चेंज किया गया है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए हर एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक, साथ ही भारत सरकार क्या करने वाली है, जो बेसिकली सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 है उसके तहत काम करेगी। इसको भी अलग से फंड एलोकेशन किया गया है। जो आईआईटीज हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। और जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसमें क्या किया जाएगा, डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लाई गई है, जिसमें क्या किया जाएगा, स्कूल जो बेसिकली लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज बुक्स हैं स्कूल और हायर एजुकेशन से संबंधित, वो सभी यहाँ पर डिजिटली आपके लिए उपलब्ध होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिजिटली पढ़ सकते हैं। ठीक, और बाकी पीएम स्वनिधि योजना जो है उसके तहत भी क्या किया जाएगा, उसको लोन फैसिलिटी उसमें एनहेंस की जाएगी। बैंक्स और यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड्स भी जो है बेसिकली उनको दिए जाएंगे, उनको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको क्या किया जाएगा, हेल्थ केयर में पीएम जन आरोग्य योजना के साथ उनको जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए, और साथ ही क्या किया जाएगा, देखो जैसे मैंने स्किल की बात की भाई, देखो स्किल एनहेंसमेंट के लिए सरकार अपने प्रयास जारी किए हुए। अब 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग सेटअप किए जाएंगे। कि किस कैसे सेटअप किए जाएंगे, जैसे मैंने अभी आपसे बात किया था कि टेक्स यूज के साथ मुलाकात की है, एमआईटी यूनिवर्सिटी के जो है भी थे। तो ऐसे में एक ग्लोबल एक्सपर्टाइज के साथ पार्टनरशिप करके 5 नेशनल सेंटर फॉर एक्सेलेंट फॉर स्किलिंग सेटअप किए जाएंगे, जिससे यहाँ पर यूथ को स्किल किया जा सके और उसके पास जॉब डिमांड है उसके अकॉर्डिंग यूथ को स्किल किया जा सके, जिससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़े। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अटल टिंकरिंग लैब क्या किया जाएगा, लगभग में 50,000 लैब सेटअप की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल में नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ठीक, जिससे कि बेसिकली जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वो भी एक लैब फ्रेंडली हो पाए, वहां पर भी लोग अच्छे से जो है अपने जो है रिसर्च को बढ़ावा दे सकें। बाकी सेंटर फॉर एक्सेलेंस, ये देखो, ये ध्यान से देखो, सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन विद टोटल आउटले ऑफ 500 करोड़। ध्यान से समझो, मैंने आपके लिए क्लास बनाया था जब न्यूयॉर्क में वो सीओ टेक सीओ से मुलाकात की है प्रधानमंत्री जी ने। मैंने कहा था कि इस बार भारत एआई पर बजट में हर हाल में कोई ना कोई फंड लेकर आएगा एआई के लिए। ठीक है, क्योंकि भारत एक ऐसा
प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है, ग्लोबल एक प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है जो एआई को क्या करे, जो है रेगुलेट कर सके। भारत एथिकल एआई और जनरेटिव एआई को डेवलप करना चाहता है। भारत चाहता है कि एआई पर कंट्रोल रखा जाए जिससे कि उसका मिसयूज ना हो सके, और हमें एथिकल एआई और जनरेटिव एआई को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और ये भारत इसमें जो है एक की रोल प्ले कर रहा है ग्लोबली। तो इसीलिए इसने भारत ने क्या किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का जो है इसमें एक आउटले रखा है, ठीक है। और देखो अभी तक जो छोटे छोटे हेल्थ केयर सेंटर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर, जो भी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर, वहां पर वाईफाई की सुविधा भी दी जाएगी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाया जाएगा वहां पे, ठीक है। मेडिकल एजुकेशन के लिए भी अच्छी खबर है उसमें क्या किया जाएगा, 10,000 एडिशनल सीट्स जोड़ी जाएंगी, और धीरे धीरे 5 साल में ये सीटें बढ़ा के की जाएंगी 75,000, मतलब 75,000 एडिशनल सीट्स जोड़ी जाएंगी। इसका मतलब जो मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, ठीक, उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। अभी हम धीरे धीरे जब पहुंचेंगे तो रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, किस को कितना एलोकेशन हुआ है, किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेशन हुआ है, जहां से आपके एग्जैक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, उन सभी पर भी हम अभी बात करेंगे बहुत डिटेल में। बस आप क्लास से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से, आपको चाहिए कि हाँ जो है पीडीएफ आपको डेली, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस का हो, चाहे इस तरह से कोई जियो पॉलिटिक्स के वीडियोज हो, चाहे ये बजट का हो, इकोनॉमिक सर्वे का हो, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये ऊपर नाम देख लीजिए, इस नाम से आप जाके एक्नोफेयर लिख लीजिए, चाहे एक्नोफेयर बाई के सर लिख लीजिए, आपको टेलीग्राम पे चैनल ग्रुप सब मिल जाएगा, उससे जुड़ लीजिए। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारे लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आइए बात करते हैं। देखिए इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है, बेसिकली सरकार का उद्देश्य है कि हम लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगा और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक। तो इसीलिए विद एन आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़, 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू द स्टेट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स, राज्यों को रिफॉर्म करने के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ जो है 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 1.5 लाख करोड़ का मतलब कहीं ये मत समझ लेना कि उत्तर प्रदेश को मिलेगा, ठीक है, या मतलब किसी एक राज्य को मिलेगा। ये टोटल बजट है 1.5 लाख करोड़ का, इसको राज्यों को रेशियो में दिया जाए, ठीक है। अब देखो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए जो है टू अचीव 100% कवरेज, मिशन एक्सटेंडेड टिल 2028। देखिए यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि जो जल जीवन मिशन है उसका समय बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 2028 तक कर दिया गया है, मतलब जल जीवन मिशन के समय को बढ़ाया गया है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। पावर सेक्टर रिफॉर्म भी किया जाएगा, और पावर सेक्टर रिफॉर्म में क्या किया जाएगा, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी ऑगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप किया ही जाएगा, साथ ही राज्यों को एक छूट दी जाएगी कि वो अपने जीएसडीपी का 0.5% एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और एक एसेट मोनेटाइजेशन प्लान लॉन्च किया गया है 2025 से 2030 के बीच में, जिसमें सरकार का टारगेट रहेगा कि वो 10 लाख करोड़ का जो है फंड इकट्ठा करे, इन्वेस्टमेंट जो है लाए, ठीक है, निवेश जो है आकर्षित करना, ठीक। एक अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया, ध्यान से देखिए, अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल फॉर द सिटीज एज अ ग्रोथ हब, शहरों को ग्रोथ हब बनाने के लिए, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज करने के लिए, वाटर एंड सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के लिए 1 लाख करोड़ का अलग से फंड बनाया गया है, किसके लिए, अर्बन चैलेंज फंड। ध्यान दीजिएगा, अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया, ये भी याद रखिएगा, और इसका कितना का फंड है ये भी याद रखिएगा, 1 लाख करोड़ का, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये सब कुछ पॉइंट्स जो मैं बताता हूं याद रखिएगा, उसको याद रखा करिए, क्योंकि वहां से आपके सवाल बनते हैं, ठीक। बाकी मैरीटाइम को डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट करने के लिए एक कारपस फंड बनाया जाएगा, कितने का, 25,000 करोड़ का, ठीक, 25,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। उस 25,000 करोड़ के फंड में 49% कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी में भी विकसित भारत मिशन
को प्राप्त करने के लिए विकसित भारत का टारगेट 2047 तक है। उसके लिए क्या किया जाएगा, दो महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं जिसमें बदलाव किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, किसमें, एटॉमिक एनर्जी एक्ट में और सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट में बदलाव किया जाएगा। और इसके बाद में इन सेक्टर्स में टारगेट को अचीव करने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। उड़ान योजना, एक अफोर्डेबल जो है एयर सर्विस, हवाई सुविधा प्रदान करने के लिए जो उड़ान योजना है उसके तहत 120 नई डेस्टिनेशन को जोड़ा जाएगा, जिससे लगभग में 4 करोड़ पैसेंजर्स को अगले 10 साल में जोड़ने का टारगेट है। देखो ये ध्यान देना, फ्यूचर नीड्स ऑफ बिहार, बिहार के भविष्य की आखिरकार जरूरत क्या है, इसके लिए यहाँ पे ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द वेस्टर्न कोशी कैनाल के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। हाँ देखिए, भारत आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं भारत की बात करता हूं तो भारत ही नहीं, मैं किसी भी देश की बात करूं जहां का टूरिज्म सेक्टर बहुत मजबूत है, वो देश बहुत तरक्की कर रहा है। क्योंकि जो टूरिज्म सेक्टर होता है वहां पर ना हमें कोई फैक्ट्री ऐसी लगानी होती, हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है, हमारा जो रेवेन्यू आ रहा होता है वो ठीक ठाक आ रहा होता है, और टूरिज्म सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा जनरेट होता है, लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए सरकार ने क्या डिसाइड किया है कि वो आने वाले समय में क्या करेगा, टूरिज्म सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप करेगा स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप करके, जिससे टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा प्रमोट हो सके, और साथ ही जो बेसिकली ई वीजा फैसिलिटी लेकर आएगा जिससे विदेशी टूरिस्ट हमारे यहाँ पे ज्यादा आकर्षित हो सके। ठीक, और युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाएगा। ठीक है, बाकी स्टेट्स के लिए, राज्यों के लिए परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव लाई गई है, और मुद्रा लोन्स, होम स्टे बनाने के लिए मुद्रा लोन्स लाए जाएंगे, जिससे जैसे लोग घरों में होम स्टे बना लेते हैं, ठीक है, उससे अपना होम स्टे के माध्यम से जो टूरिस्ट आते हैं उनके यहाँ स्टे करते हैं उनको पैसा देते हैं, ऐसे होम स्टे बनाने के लिए भी मुद्रा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ईज ऑफ ट्रेवल एंड कनेक्टिविटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए मतलब बेसिकली प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और बाकी एक बात और ध्यान रखिएगा, कुछ बस क्लास से बने रहिएगा क्योंकि अभी देखिएगा बहुत कुछ आपको सीखने को यहाँ पर क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, पूरा बजट एक्सप्लेन करेंगे, एक ही क्लास में पूरा बजट ले लीजिए, भले कितना ही टाइम लगे। बाद में रिकॉर्डेड देखना चाहें आराम से 2x पे देखिए, दो दो तीन तीन बार देखिए, जिससे कि आपको जो चीजें हैं वो एकदम आपके सामने क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जो प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम है इसके तहत क्या किया जाएगा, 10,000 लोगों को आईआईटीज और आईआईएससी में बेसिकली फेलोशिप पर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करने का मौका मिलेगा। एक जीन बैंक बनाया जाएगा फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म, जो क्रॉप्स जर्म प्लाज्म है उनके लिए एक जीन बैंक बनाया जाएगा, जिससे ऐसी क्रॉप्स का जो है जर्म प्लाज्म इकट्ठा रह सके, जिससे फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए अगर कभी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये सेकंड जीन बैंक होगा विद 10 लाख जर्म प्लाज्म के साथ में, और जिससे कि वहां पर फ्यूचर फूड और न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए देखा जाए तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया है, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके। आइए देखिए, ज्ञान भारतम मिशन और नेशनल जियोस्पैशियल मिशन। ठीक है, तो देखो जो ज्ञान भारतम मिशन है इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत बेसिकली ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ द और मैन्यूस्क्रिप्ट, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, जो हमारे हेरिटेज को कवर करती हैं, उसमें उनको क्या किया जाएगा, उनको संरक्षित किया जाएगा, और लगभग ऐसी 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट को जो है सुनिश्चित किया जाएगा नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी के माध्यम से। ठीक है, देखो अब सरकार, जैसा कि मैंने बताया कि अब हम आ जाते हैं कहां पर, एक्सपोर्ट पे, कि एग्रीकल्चर सेक्टर से फिर एमएसएमई पे आए, फिर इसके बाद में हमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है। सरकार ने एक्सपोर्ट को भी फोकस में रखा है, इसके लिए सरकार ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया है, और इसमें क्या किया जाएगा, इसमें जो विद सेक्टोरल एंड मिनिस्ट्रियल टारगेट्स टू फैसिलिटेट इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट, बेसिकली जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उस तक इजी एक्सेस प्रोवाइड करवाएगा, खासकर एक्सपोर्टर्स को, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके, और साथ में जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी एक्सपोर्टर्स को। ठीक,
और एमएसएमई को भी सपोर्ट किया जाएगा कि जिससे वो जो मार्केट में नॉन टेरिफ मेजर्स हैं ओवरसीज मार्केट में, उनसे वो टैकल कर सकें, जिससे सरकार का एक्सपोर्ट अच्छे से बढ़ सके। ठीक है, एक भारत ट्रेड, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, किस नाम से? बीटीएन नाम से, भारत ट्रेड नेट के नाम से एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। ठीक है, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है बेसिकली जो है प्रोत्साहित हो सके। और यहाँ पर ये एक भारत ट्रेड नेट जो है वो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा किसी भी तरह के ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, और ये क्या करेगा बीटीएन? ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके साथ एक्सपोर्टर्स को जोड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर भारत ट्रेड नेट से क्या क्या फायदा हो जाएंगे? पहली चीज ये उनको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन है, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा, और साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट चेन से भी इसको जोड़ दी जाएगी। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे ध्यान दीजिएगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी के लिए भी और कार्गो फैसिलिटी के लिए भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है खासकर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस के लिए जो है सरकार जो है इसमें काम करेगी और बढ़ावा देगी इसको। ठीक है, अब देखो एक चीज इधर बहुत ध्यान से देख लो आप, फाइनेंसिंग सेक्टर रिफॉर्म डेवलपमेंट में अगर हम आते हैं तो ये ध्यान से देखो, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर। आप जानते हैं गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे होते हैं, छोटे छोटे लोन देना या मतलब बाकी उनकी सहायता करना, इस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो जो ग्रामीण लोग हैं, जो रूरल लोग हैं, वो रूरल एरियाज में लोगों को और खासकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, क्रेडिट नीड जो उनकी जरूरत हो उसके हिसाब से क्रेडिट प्रोवाइड करवाने के लिए एक ग्रामीण क्रेडिट स्कोर बनाया जाए। ठीक है, और बाकी देखो एक 2021 में इसका गठन हुआ था, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, जिसको हम नेफिड कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी जो है लेकर आएगा, जिससे कि जो कारपोरेट बांड्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो कारपोरेट बांड्स हैं उनको रेगुलेट कर सके और बाकी उनको जो है बेसिकली प्रमोट कर सके। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और बाकी देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, पहली चीज एक CKYC, अभी भी CKYC है। CKYC रजिस्ट्री क्या होता है? जहां पर आप अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो इसको बेसिकली क्या किया जाएगा, अब बाकी कंपनी यहाँ पे रखा जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनियां रखेंगी, तो उससे क्या होगा, कंपनी के मर्जर को आसानी हो जाएगी। जैसे आप जानते हैं अभी तक कंपनी का मर्जर करना बहुत टफ काम है और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में अगर एक ही जगह डिजिटली ये डॉक्यूमेंट सुरक्षित होंगे तो कंपनीज का मर्जर भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, और FDI लिमिट देखिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अभी तक जो FDI लिमिट किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% थी, उसको बढ़ा के 100% कर दिया गया है। मतलब अभी तक अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ पर अपनी जो है अपना जैसे सपोज दैट ऑफिस खोलना चाहती थी या भारत में बिजनेस करना चाहती थी इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उसको यहाँ की किसी कंपनी से या फिर टाई अप करना पड़ता था या फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ता था। ठीक, तो वो केवल अभी तक 74 से 75% जो है इन्वेस्ट कर सकती थी, जो 25% के आसपास है वो इन्वेस्टमेंट उसको लोकल से लेना पड़ता था। अब क्या है, यहाँ पर टोटल इंश्योरेंस सेक्टर में FDI को 100% मंजूरी दे दी गई है। अब कोई भी विदेशी इंश्योरेंस कंपनी आके यहाँ आराम से बिजनेस कर सकती है और लोगों को अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम से प्रोवाइड करवा सकती है। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बिना किसी रेगुलेशन क्या कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है वो तो रहेगा ही। देखिए ये आपके लिए अब सही जगह पे आप आए हैं। ठीक है, कहाँ? टैक्स रिफॉर्म। बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है, डायरेक्ट टैक्स में एक जबरदस्त चेंज किया है और कहा है हम एक नया बिल लेकर आएंगे, न्यू इनकम टैक्स बिल गवर्नमेंट लेकर आएगी। ठीक है, हम इस न्यू इनकम टैक्स बिल पर एक अलग से जो है क्लास बनाएंगे। बिल का नाम क्या है? जन विश्वास बिल 2.0। तो इस पर एक अलग से क्लास हम कल परसों बनाएंगे, उसमें हम आपको इस बिल के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो रेगुलेटरी रिफॉर्म के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। ठीक है, एक हाई लेवल कमेटी जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स जो है स्टेट्स का तैयार करेगी। ठीक है, और खासकर उसी के बिहाफ पर फिर ये एक बिल लेकर आएगा जाएगा। कौन सा? जैसे आप जानते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने जो 3 क्रिमिनल लॉज थे उनको भी चेंज करके दूसरे नाम से बिल लेकर आए, चेंज किया, बहुत चेंज किया। ऐसे ही जन विश्वास बिल 2.0 गवर्नमेंट लेकर आएगी, जिसमें डीक्रिमिनलाइज करेगी मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉ। जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी नियम है,
जो अभी तक बेसिकली जो है क्रिमिनलाइज कैटेगरी में आते हैं उनको डिक्रिमिनलाइज करेगी, ऐसे प्रोविजंस को हटाएगी। ठीक है, ऐसे प्रोविजंस को हटाएगी। तो ये जन विश्वास बिल, मतलब हम इस पे बात करेंगे। बेसिकली सरकार दिखाना चाहती है कि हाँ भाई हम जनता पर भरोसा करते हैं और हम इस तरह के जो कानून है जो अब किसी काम के नहीं है हम उनको हटा देना चाहते हैं। ठीक है, देखिए अब साथ ही यहाँ पे जो बात आ रही इनडायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कैसे? जो कस्टम टेरिफ स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा संशोधन किया गया है, खासकर इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए। लगभग में 7 प्रकार के टेरिफ ऐसे हैं, 7 टाइप्स ऑफ टेरिफ जिनको रिमूव कर दिया गया है। कस्टम टेरिफ्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ में क्या कहा गया है, जैसे अभी तक कई तरह के सरचार्ज लगा दिए गए जाते थे, अब उन सरचार्ज को नहीं लगाया जाएगा। अब कोई एक ही सरचार्ज लगाया जाएगा, 2-3 सरचार्ज नहीं लगाए जाएंगे। अप्लाई नॉट मोर देन वन सेस और सरचार्ज। ठीक है, एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, जो सेक्टर स्पेसिफिक प्रपोजल्स हैं, जैसे अभी हमने बात किया था मेक इन इंडिया की। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है? एग्जाम्पशंस टू ओपन सेल जो है, एलईडी और या एलसीडी टीवी जो है, लूम्स फॉर टेक्सटाइल्स, जो टेक्सटाइल्स के लूम्स आते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, अब हैंडलूम सेक्टर भी और ज्यादा प्रमोट होगा। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स फॉर लिथियम आयन बैटरी हैं या मोबाइल फोन्स हैं या ईवीज हैं, उनके लिए उन पे क्या किया गया है, पूरी तरह से जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया गया है। ऐसे क्या होगा, मेक इन इंडिया जो है प्रमोट होगा, क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं जो एलसीडी टीवी बनाने के लिए, मोबाइल फोन बनाने के लिए, लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए, इनको आराम से विदाउट कस्टम ड्यूटी आराम से मंगाया जा सकता। ठीक, तो अब ये खुशखबरी आपके लिए है कि ये भी सस्ते होने की उम्मीद है कि ये भी सस्ते हो जाएंगे। ठीक, आइए, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपको जो शिप बनाने के लिए या उनको रिपेयरिंग करने के लिए जो सामान होता है उस पे भी 10 साल के लिए एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक, उसको भी 10 साल के लिए। जो रेलवे की से रिलेटेड जो इम्पोर्टेड रिपेयर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेड चीजें हैं उनमें भी जो है बेसिकली टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई है। बाकी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ड्यूटी फ्री इनपुट्स फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड लेदर सेक्टर्स, जो हैंडीक्राफ्ट और लेदर सेक्टर है उसको ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है, जिससे एक्सपोर्ट का बहुत अच्छे से प्रमोशन हो सके, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखो एक चीज और, ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो ध्यान दे लीजिएगा। 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन एग्जम्प्टेड लिस्ट, मतलब जो ड्यूटी से लिस्ट से हटाया गया है वो 36 प्रकार की ऐसी जो है लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिनको हटा दिया गया है। मेडिसिन, और 6 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको 5% की ड्यूटी की लिस्ट में रख दिया गया है कम करके। 37 मेडिसिन और 13 न्यू पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम ऐसे थे जिनको जो है ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे मेडिसिन लाइक रेयर डिजीज, कैंसर, सेवियर क्रोनिक डिजीज, इन सभी को क्या किया गया है, इन सभी से ड्यूटी को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। अब देखिए एक चीज आप देखो, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये नया टैक्स रिजीम है जो आया है, जो 0 से 4 लाख तक नील है, और बाकी 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख तक 10% है, और बाकी 12 से 16 लाख तक 15% है, 16 से 20 लाख तक 20% है, और 20 से 24 लाख तक 25% टैक्स देना है आपको। 24 लाख से ज्यादा है तो 30% टैक्स देना है। लेकिन साथ ही एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई है कि अगर आपका 12 लाख तक इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अब इसके बारे में मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि क्लास में 2 बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये क्लास मैंने आपके लिए ली है, कल की क्लास है, आप जाइए, इसी पे पढ़ा हुआ है, पढ़ी हुई है क्लास, और इसी चैनल पे मैंने इसके बारे में जो नया टैक्स स्लैब है, ओल्ड और न्यू दोनों में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, किसको फायदा है, किसको नुकसान है, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सब चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज मैंने बजट के ही पार्ट के रूप में अलग से एक्सप्लेन की है उसको मैं फिर यहाँ पे पढ़ा के इसके बाद क्लास को और लेंदी करूँ। तो आप सभी लोग अभी इस क्लास को खत्म करिए, इसके बाद चैनल पे जाइए और देखिए, ये आप आराम से देख लीजिए, थंबनेल बना होगा कि नो इनकम टैक्स नाउ। ठीक, तो इसको जाके देख लीजिएगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, 10-12 मिनट की क्लास होगी, लेकिन मैंने सब चीजें इसमें एक्सप्लेन की है, इसको आप देख लीजिए। ठीक,
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और बाकी उसको अपने आप देख लीजिएगा। देखिए इसके अलावा गवर्नमेंट ने टैक्स में क्या किया है, देखो टीडीएस से टीसीएस से संबंधित गवर्नमेंट ने चेंज किया है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 50,000 का टैक्स डिडक्शन लिमिट थी उसको बढ़ा के टैक्स डिडक्शन लिमिट 1 लाख कर दिया गया है। और खासकर जो बेसिकली रेंट रेंट जैसे हाउस रेंट आता है और भी रेंट आते हैं, तो उस पे जो टैक्स डिडक्शन लिमिट थी, ठीक है, वो 2.40 लाख थी, उसको बढ़ा के 6 लाख कर दिया। मतलब जबरदस्त बेनिफिट मिलने वाला है इनको, चाहे हाउस रेंट आ रहा हो और चाहे जो है आपका बेसिकली जो है सीनियर सिटीजन है उनको सबको बहुत जबरदस्त बेनिफिट इससे मिलने वाला है। ठीक। और साथ में क्या किया गया है, जो अभी तक क्या होता था, अगर आप जो है टैक्स नहीं भरते हैं टाइम से, तो आपके पास टाइम होता था कि आप पेनाल्टी के साथ में 2 साल तक जो है रिटर्न फाइल कर सकते हैं, 2 साल के अंदर, इसके बाद अलाउड नहीं था। अब उस टाइम को बढ़ा के 2 साल से 4 साल कर दिया गया है। अब आप 4 साल के अंदर भी फाइल कर सकते हैं, बट हाँ पेनाल्टी लगेगी, वो अलग बात है। ठीक है। अब इसके अलावा जो कंप्लायंस बर्डन है उनको भी हटा दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई स्मॉल चैरिटेबल ट्रस्ट है, इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 साल से पहले 5 साल के लिए होता था, अब उसको बढ़ा के 10 साल के लिए कर दिया गया है। ठीक है, 10 साल के लिए कर दिया गया है। और साथ में जो बेसिकली टैक्स के अंदर डिक्लेरेशन था, बेनिफिट डिक्लेरेशन था, जो अब एक प्रॉपर्टी पे लोग कर सकते थे उसको 2 प्रॉपर्टी पे भी कर सकते हैं। ठीक। अब आते हैं हम आखिरकार इस पे, जिसका आप लोग इतनी देर से बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये कब आएगा, ये कब आएगा। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए आपके सामने ये आ ही गया फाइनली। ठीक है, बहुत मेहनत करने के बाद ये फाइनली आपके पास आया है। तो आइए देखते हैं कि कहाँ से आता है। ठीक। रूपी कम्स फ्रॉम, बजट में क्या बताया गया है कि जैसे देखो बजट क्या होता है। जैसे बजट आया है हमारे पास, सबसे पहले देखिए बजट के बारे में मैं बात बताता हूँ आपको कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल 112 है उसमें इसके बारे में मेंशन किया गया है। बजट नाम का कोई शब्द नहीं मेंशन किया गया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से जो रखा जाता है उसी को बजट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें नाम ही है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि उसमें पूरा हिसाब दिया जाता है कि हमारे पास रुपया कहाँ से आया है और हमने खर्चा कितना किया है। अगर हमारे पास पैसा कम आया है, हमारे पास 80 रुपया आया है और हमने 100 रुपया खर्चा कर दिया है, तो आखिरकार वो 20 रुपया हम कहाँ से लेकर आए हैं। बजट गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करता है और जनता के प्रति उनको जो है बेसिकली पारदर्शी बनाए रखने के लिए मजबूर भी करता है। ठीक है, आप देखो जो पैसा सबसे ज्यादा आता है, आप सबसे पहले इस पे नजर दौड़ाइए और देखिए सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया है। सबसे ज्यादा पैसा आया है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। जैसा आप जानते हैं हर बार होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज्यादा जाता था। कहाँ ज्यादा, जब बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी ज्यादा है तो इंटरेस्ट पेमेंट भी ज्यादा जाता था। अभी क्या है, बोरोइंग और अदर लाइबिलिटी से सबसे ज्यादा पैसा 24% जो रुपए आया है टोटल, वो कितना आया है, कहां से, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आया है इनकम टैक्स से। देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब आपसे पूछा जाए डायरेक्ट टैक्स से कितना पैसा आया, तो उसको इनकम टैक्स मत समझिएगा। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, बट डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स नहीं है, तो डायरेक्ट टैक्स में और भी चीजें आती हैं। ठीक है, ट्रांजेक्शन टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, ये सब चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा पैसा कहां से, बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से। दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स से आया है 22%। और फिर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर हमारा जीएसटी है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए दे देता है कि सबसे ज्यादा सरकार को रिसीप्ट कहां से आई हैं। ठीक है, तो ऐसे में एक क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए दे दिया जाता है और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स से, तीसरे नंबर पर जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से। ठीक है, और चौथे नंबर पर कारपोरेशन टैक्स से। देख लीजिए, बहुत ध्यान से देख लीजिए। और पांचवें नंबर पर नॉन टैक्स रिसीट्स। नॉन टैक्स रिसीट्स में होती हैं जैसे फीस, जुर्माना, चालान, आप गाड़ी वाड़ी चलाते हो चालान भरना पड़ता है, ये सब नॉन टैक्स है, कोई टैक्स नहीं है, फीस है इस तरह से, या गवर्नमेंट सर्विसेज के अगेंस्ट। ठीक है, इस तरह से। और इसके बाद में जो इसके बाद आता है वो आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से आया है। फिर आपका जो है कस्टम, कस्टम से आया है। और फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स एनडीसीआर से आया है 1%। इतना मतलब एनडीसीआर से मतलब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करने से गवर्नमेंट जो पैसा पाती है, अपनी एसेट बेच दी तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी थोड़े आई, एसेट जरूर कम होगी बट लाइबिलिटी थोड़े आई, तो उसको हम नॉन, कोई डेट भी नहीं क्रिएट होगा, तो उसको हम नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स कहते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया। अब ये पैसा आया तो गवर्नमेंट ने बताया कि देखो हमारे पास इतना पैसा आया यहाँ यहाँ से, तो अब
जनता ने गवर्नमेंट से पूछा कि भाई ठीक है इतना आया, लेकिन अब आप ये भी तो बता दो कि इस पैसे का आपने खर्चा कहाँ कहाँ किया है और कितना कितना खर्चा किया है, वो भी तो हमको जानना है। तो सरकार ने कहा रुको हम बताते हैं। देखो सरकार आएगी बताने के लिए, ठीक है। सरकार बताने के लिए आएगी, क्या बताएगी ध्यान से देखो। सरकार बताएगी कि भैया देखो, हर बार क्या होता था, हर बार सबसे ज्यादा पैसा हम खर्चा करते थे इंटरेस्ट पेमेंट में, मतलब ब्याज का भुगतान करने में, 20%। लेकिन इस बार हमने ऐसा नहीं किया है। इस बार हमने उसमें सुधार किया है। और क्या सुधार किया है? इस बार हमने स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेज एंड ड्यूटीज को 22% किया है। मतलब सबसे ज्यादा हमने कहा दिया है? स्टेट शेयर में दिया है, राज्यों को दिया है, ठीक है। जो उनका टैक्सेज में शेयर था और ड्यूटीज में शेयर था, उसके रूप में हमने 22% रुपया राज्यों को दिया है। अब यहाँ आपके क्वेश्चन इसलिए बनेंगे और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अभी तक आप जानते थे सबसे ज्यादा पैसा सरकार का कहाँ खर्चा होता है? इंटरेस्ट पेमेंट में। इस बार चेंज हो गया है, पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है सबसे ज्यादा? स्टेट शेयर एंड टैक्सेज में और ड्यूटीज में। इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद में इंटरेस्ट पेमेंट पे सरकार का खर्चा हुआ है, ठीक है। और तीसरे नंबर पर सरकार का खर्चा कहाँ हुआ है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस एंड सब्सिडी, डिफेंस और सब्सिडी को छोड़ के बाकी जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है उस पर 16% का खर्चा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए अदर एक्सपेंसेस 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स ऐसी स्कीम्स होती हैं, देखो सेंटर सेक्टर स्कीम मतलब सेंटर सारा खर्चा वहन करता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो चलाई केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन उसका खर्चा राज्य और केंद्र दोनों मिलकर करते हैं, ठीक है। बाकी फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी और अदर ट्रांसफर में 8% का गवर्नमेंट ने खर्चा किया है। डिफेंस सेक्टर में भी 8%। देखो ये ध्यान रखना है, कई बार से डिफेंस सेक्टर का पूछ लिया जाता है कि डिफेंस सेक्टर में खर्चा कितना हुआ, 8% का। मेजर सब्सिडी में 6%। देखो 8% 6% याद रखिएगा, क्योंकि पिछले कई सालों में क्वेश्चन आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर से भी और सब्सिडी से भी पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। इन दोनों की बात हो गई। अब आखिरकार आइए, कौन सा पैसा किस टाइप का आपके पास आया है, यहाँ पर सवाल ये उठता है। देखो सबसे पहले, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स ऐसी रिसीट्स होती हैं कि जो सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, लेकिन सरकार को ना तो उधार लेना पड़ रहा है और ना तो अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, कोई एसेट बेचनी पड़ रही है। तो इस प्रकार जो पैसा आ रहा होता है उसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और ये जितना ज्यादा होता है उसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे ना तो सरकार के ऊपर कोई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना तो क्या हो रहा है, सरकार की कोई प्रॉपर्टी या बॉन्ड या शेयर कुछ कम हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो पिछली बार का रेवेन्यू रिसीट्स था बजट एस्टीमेट में, वो 31.3 लाख करोड़ था। इस बार का फिर बाद में रिवाइज हुआ था 30.9 लाख करोड़, लेकिन पिछली बार के बजट एस्टीमेट से इस बार का जो बजट एस्टीमेट रखा गया है वो 34.2 लाख करोड़ रखा गया है। मतलब 2025-26 में सरकार को उम्मीद है कि हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स 34.2 लाख करोड़ आएंगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम आते हैं कैपिटल रिसीट्स पे। देखो कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं? जैसे सरकार ने किसी से उधार ले लिया, किसी संस्था से, विदेश से, कहीं से भी उधार लिया सरकार ने, तो उधार लिया तो सरकार के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हुई, भाई कल को उसको चुकाना भी पड़ेगा ना। और या फिर सरकार ने क्या किया, अपने किसी कंपनी के शेयर बेच दिए या अपनी कोई एसेट और बेच दी, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, तो सरकार की एसेट कम हो गई, तो वो कैपिटल रिसीट्स में आता है। क्योंकि जो एसेट कम होने से पैसा आता है या लायबिलिटी क्रिएट होने से पैसा आता है, वो कहाँ आता है? वो कैपिटल रिसीट्स में आता है, ठीक। आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोगों का पैसा जो बैंक में जमा होता है, सरकार के पास जमा होता है, वो भी सरकार का नहीं होता, सरकार की लायबिलिटी होती है। हम जब चाहेंगे जब मांगेंगे सरकार को देना पड़ेगा, ठीक। तो ये सब क्या हो, लायबिलिटी में आते हैं, तो वो सब कैपिटल में आते हैं, सरकार के पास जो पैसा होता है, ठीक। तो अब सरकार ने क्या कहा, जो कैपिटल रिसीट्स, भाई कैपिटल रिसीट्स बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, इस वजह से, क्योंकि या फिर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे होगे तो आपके पास पैसा आ रहा है, और या फिर आप किसी से उधार ले रहे होगे, तो ना तो प्रॉपर्टी बेचना अच्छा माना जाता है और ना उधार अच्छा माना जाता है। हाँ, कैपिटल में इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है, मतलब कैपिटल के लिए अगर आप खर्चा कर रहे हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन कैपिटल रिसीट्स नहीं अच्छी मानी जाती, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये धीरे धीरे सरकार कम कर रही है, इस बार थोड़ा सा बढ़ा। जैसे पिछली बार आप देखो, जैसे बजट में सरकार ने कहा था कि हम 16.9 लाख करोड़ की बजट कैपिटल रिसीट्स हमारे पास आने की उम्मीद है, लेकिन कम आई थी, 16.3% आई थी। इसका मतलब सरकार ने अपने ऊपर अच्छा से कंट्रोल किया था कि हमको कैपिटल रिसीट्स कम लेनी पड़े।
इसके बाद 2025-26 में ये 16.4 करोड़ आने की उम्मीद है। सरकार ने टारगेट रखा है कि हमको कैपिटल रिसीट्स यहाँ से पैसा हमारे पास जो हम खर्चा करेंगे वो यहाँ से हमारे पास इतना पैसा आएगा। भाई सरकार के पास पैसा आएगा तभी तो खर्चा, सरकार दिखा रही है हमने इतना एस्टीमेट दिया है कि इतना 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 इस जगह पे हम खर्चा करेंगे, ठीक है। अब वो खर्चा करने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, वो पैसा यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक। तो ये सरकार ने कहा कि यहाँ यहाँ से जो पैसा आएगा और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से आने वाले पैसे को हम यहाँ यहाँ खर्च कर देंगे। ध्यान से देखो, ठीक, यहाँ यहाँ खर्च कर देंगे। आओ बात करते हैं। भाई ऐसे ही पढ़ो, मजे ले लेके बजट पढ़ो, समझो अच्छे से, जिससे कि दोबारा ना पढ़ना पड़े, और अगर पढ़ना पड़े तो फिर इस तरह की क्लास देखने में मजा आए आपको, ठीक। अब देखिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो पहले दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी तो हमने कैपिटल रिसीट्स बताई थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जब सरकार किसी एसेट को क्रिएट करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट कर रही होती है, या किसी एसेट को खरीदने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए खर्चा कर रही होती है, तो ये अच्छा माना जाता है। या सरकार ने किसी से उधार ले रखा था, उसको चुका दिया है, तो सरकार की लायबिलिटी कम हो गई ना। या फिर एसेट क्रिएट हो गई, मतलब प्रॉपर्टी खरीद ली, और या उधार चुका दिया तो लायबिलिटी कम हो गई। तो जहां ये चीजें होती हैं उससे जो है खर्चा हो रहा होता है उस पर, तो उसको क्या किया जाता है, अच्छा माना जाता है। भाई आप किसी का उधार चुकाओगे तो भी कहा जाएगा अच्छा है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लोगे तो भी कहा जाएगा अच्छा है। तो इस तरह का जो खर्चा होता है वो आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन यहाँ पर शब्द क्या लिखा है, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत लोग हमने देखा बजट पढ़ा रहे हैं, वो आपको नहीं बता पाते हैं कि आखिरकार इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या अंतर है। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे सरकार क्या होती है, राज्यों को सरकार कुछ ग्रांट देती है, दान देती है, किस बेस पे कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो दे तो एक हिसाब से देखा जाए तो राज्यों को रही है, तो उसका क्या होना चाहिए, वो मतलब उधार नहीं दे रही है कि वापस लेगी, वो ग्रांट दे रही है। तो वो जो ग्रांट है वो क्या है, सरकार को वापस नहीं लेनी है। तो इसलिए नॉर्मली सरकार को वो ऐसा खर्चा है केंद्र सरकार का जो रेवेन्यू में आना चाहिए, लेकिन दे किस बेस पे रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो अगर उसको भी, उस खर्चे को भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ लिया जाए तो वो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्योंकि भले ही सरकार ने राज्यों को दिया है, लेकिन दिया तो इसी बेस पे है कि भैया तुम कैपिटल में एक्सपेंडिचर करोगे तो कहीं ना कहीं देश में ही तो प्रॉपर्टी रहेगी, देश का भला होगा, देश में जो है इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। समझ रहे हो आपको। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो पिछले साल बजट एस्टीमेट में अनुमान था वो था कि 15 लाख करोड़ हम खर्चा करेंगे। इस बार क्या है, लेकिन कर नहीं पाई थी सरकार इतना। और इस बार क्या है अनुमान जो सरकार का है कि हम लगभग 15.5 लाख करोड़ रुपया खर्चा करेंगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में, खुद भी करेंगे और राज्यों को जो दान देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए वो मिला के, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसी तरह से जैसे रेवेन्यू शीट्स थी ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है सरकार के लिए, क्योंकि इससे सरकार को कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। जो लोगों को सैलरी पे कर रही है, सब्सिडी दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, किसी भी तरह की फर्टिलाइजर सब्सिडी दे रही है, ये वहां से सरकार को वापस नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो एक्सपेंडिचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक। अब सरकार देखो इससे क्या होता है, भाई देखो ये खर्चा तो सरकार कर रही है, लेकिन ना तो कोई प्रॉपर्टी बना रही है इससे, और ना तो ये किसी को उधार दे रही है कि हाँ कल को वापस ले लेगी। तो इस तरह का जो एक्सपेंडिचर है, तो जो पिछले साल में बजट एस्टीमेट में अनुमान रखा गया था, ये कहा गया था कि हम 37.1 लाख करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेंगे, लेकिन वो था वही लगभग हुआ भी उतना ही था एस्टीमेट में। लेकिन इस बार का टारगेट सरकार का ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है, 39.4 लाख करोड़। मतलब समझ लो कि सरकार इस बार का पैसा फ्री में ज्यादा बांटने वाली है, ज्यादा ऐसी स्कीम्स लाने वाली है फ्री वाली, मतलब फ्री बीज ज्यादा बांटने वाली है, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे अभी आपको फिलहाल के लिए मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ सरकार का, ना किसी योजना का, लेकिन फिर भी अभी देखिए जैसे दिल्ली में जो है एक लड़ाई सी चल रही थी कि हाँ भैया कौन ज्यादा फ्री बीज दे पाएगा, कौन ज्यादा फ्री बीज दे पाएगा, तो उसी तरह से, ठीक है। तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। आइए बात करते हैं आगे। अब देखिए डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कि सरकार आखिरकार किस घाटे में चल रही है। देखो बहुत ध्यान से समझो, यहाँ पर कई घाटे की बात, पहले बात की गई है आपसे फिस्कल डेफिसिट की। देखो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ऐसे आप समझो कि सरकार के जो टोटल खर्चे हैं और टोटल रिसीट्स हैं, तो उनके बीच का जो बैलेंस नहीं है, आप समझो जैसे ऐसे एग्जांपल में समझ लो कि जैसे आपने 100 रुपए
खर्चा कर दिए। आपके पास आए थे 80 रुपए, आए थे, तो आपके पास 20 रुपए आपने कहाँ से खर्चा किए भाई? जब 100 रुपए आपने खर्चा किए, आए आपके पास 80 रुपए हैं, तो 20 रुपए आपने कहाँ से खर्चा किए? तो जाहिर सी बात है उसमें किसी और का पैसा रखा था या आपने लगा लिया है या आपने किसी से उधार लेके लगाया है। तो उस जो घाटे को पूरा करने के लिए सरकार खर्चा करती है वही फिस्कल डेफिसिट होता है, 20 रुपए का फिस्कल डेफिसिट। ठीक, तो फिस्कल डेफिसिट कितना हुआ उसके लिए क्या करते हैं हम, जो है जो बेसिकली जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती हैं, नॉन डेट रिसीट्स, उन्हीं को हम टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस करते हैं। मतलब जो हमारे पास टोटल खर्चा हुआ है, टोटल खर्चे से हम केवल ऐसी रिसीट्स को माइनस करेंगे, ऐसी प्राप्तियों को माइनस करेंगे जो हमने कर्जे में नहीं ली है, ये किसी की लाइबिलिटी नहीं है हमारे ऊपर। क्योंकि जब वो किसी की लाइबिलिटी है, किसी से कर्ज लिए, तो वास्तव में तो मेरा पैसा है ही नहीं ना। फिर जो बचता है वो होता है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट ये बताता है कि सरकार एक्चुअल में कितने घाटे में चल रही है। वैसे तो बजट में देखोगे भाई, मान लेते हैं अभी बजट घाटे की बात कर रहे हैं हम, अभी क्या करें कि यहाँ जो है 100 रुपए खर्चा हुआ है और हमारे पास 80 रुपए आया था, हमने 20 रुपए किसी दूसरे का रखा था, खर्च कर लिया, तो हम क्या दिखाएंगे कि 100 - 100 हमारा बजट घाटा 0 है। बट एक्चुअल में वो 20 रुपए किसी और के हैं, वो हमारे तो थे नहीं। तो हम एक्चुअल में कहाँ 0 पे हैं, हम तो 20 रुपए नुकसान में हैं, कल को हमें उसको वापस ही करना पड़ेगा ना जब वो मांगेगा। तो वही ये फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि सरकार कितने घाटे में एक्चुअल में चल रही है। तो ये भी टारगेट सरकार का बहुत अच्छा है, एफआरबीएम एक्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको इसी चैनल पे पढ़ा होगा, जाके पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो, तो ये बात करते हैं हम 2021-22 में जो 6.7% था, वो धीरे 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 कम करते करते सरकार का इस बार का टारगेट है कि हम फिस्कल डेफिसिट को 4.4% पे रखेंगे। ध्यान रखिएगा, सरकार का 2025-26 के लिए टारगेट फिस्कल डेफिसिट का 4.4 करोड़ का, सॉरी 4.4% का है। इसको ध्यान दीजिएगा, इसका 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जब हम रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जब हम रेवेन्यू रिसीट्स माइनस करेंगे, तो अगर हम माइनस में आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा रेवेन्यू खर्चा ज्यादा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, और हमारा रेवेन्यू रिसीट्स कम है, तो हम घाटे में गए। भाई हमारे पास रेवेन्यू आया कम है, खर्चा हमने ज्यादा कर दिया, तो हम घाटे में गए। ठीक है, गए ना। तो बस वही यहाँ पे बताया जा रहा है, वही रेवेन्यू डेफिसिट होता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट, सरकार अब एफआरबीएम एक्ट के तहत रेवेन्यू डेफिसिट से हट गई, क्योंकि उसने कहा हम रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट रखेंगे तो हमारे बहुत सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर हमको कंट्रोल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो है भाई बहुत सारी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उनका मेंटेनेंस करने के लिए भी सरकार को रेवेन्यू खर्चा करना पड़ रहा है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए जो है बहुत सारा, ठीक है, सरकार को जो है खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, फ्री बीज बांटने के लिए भी सरकार को खर्चा करना पड़ता है। तो वो सब सरकार कैसे कर पाएगी? इसलिए ये आंकड़े जरूर देती है, बट इसको टारगेट में गवर्नमेंट रखती नहीं है। एफआरबीएम एक्ट के तहत इसको हटा दिया गया था फिलहाल के लिए। अभी देखिए जो है रेवेन्यू डेफिसिट भी सरकार लगातार कम कर रही है, और इस बार का जो टारगेट सरकार का है 1.5% रेवेन्यू डेफिसिट का है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा बहुत अच्छे से। ये जो दो डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने आपको बता दिया। बाकी जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और वो जो ग्रांट सेट कर दी जाएंगी, फिर बाकी प्राइमरी, ये सब बात। अब देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, आखिरकार जो मेजर आइटम्स हैं उसमें कहाँ कितना खर्चा हुआ है, ये आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपके डायरेक्ट सवाल बनते हैं। डिफेंस सेक्टर को अगर मैं बात करूं तो सरकार ने कितना 4.91 लाख करोड़ का जो है बेसिकली पैकेज दिया है। रूरल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 2.66 लाख करोड़ एलोकेट किया है, और साथ ही होम अफेयर्स के लिए 2.33 लाख करोड़, और एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज के लिए 1.71 लाख करोड़ सरकार ने दिया है। ठीक है, एजुकेशन के लिए आप ध्यान दीजिएगा, एजुकेशन जो सबसे एक महत्वपूर्ण सेक्टर है, जहां पर बेसिकली हमें स्किल्ड एजुकेशन प्रोवाइड करके लोगों को स्किल्ड बनाना है, जिससे कि वो मार्केट में जो जॉब की डिमांड है उसको पूरा कर सके। उसके लिए सरकार ने 1.28 लाख करोड़, अभी कम है, बहुत ज्यादा कम है एजुकेशन पे खर्चा। हेल्थ सेक्टर पे अगर बात करें तो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं, लगभग इसी के आसपास घूम के रहता है, 98,311 करोड़।
अर्बन डेवलपमेंट पर 96,000 करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर पर 95,000 करोड़ खर्चा किया गया है, एलोकेट किया गया है। इससे सवाल कई बार बना है कि हेल्थ सेक्टर में कितना सरकार ने जो है कितना एलोकेट किया है, एजुकेशन पे भी है, डिफेंस को भी है, बहुत चीजों को है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। एनर्जी में सरकार ने 81,000 करोड़, और बाकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सरकार ने 65,000 करोड़, ठीक है। और अब देखिए एनर्जी पे अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी पर सरकार ने 81,000 करोड़ एलोकेट किया है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 65,000 का एलोकेट किया है, सोशल वेलफेयर पर 60,000 का एलोकेशन दिया है, और साथ में साइंटिफिक डिपार्टमेंट पे जहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, वहां पे सरकार ने 55,679 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, एलोकेट किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बजट की क्लास आपको बहुत पसंद आई है, और आप सभी लोग क्लास लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप ये नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा, अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। आप लोगों की क्लास पसंद आएगी तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।